नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा अपने नए वीडियो के साथ। आज हम 12वीं क्लास की यूनिट 3 का तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है उदारवाद। उदारवाद क्या है? देखो, उदारवाद एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो ये कहती है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। मेन उद्देश्य इसका यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने में स्वतंत्रता हो और राज्य का व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। ये क्या उदारवाद है? पुनर्जागरण की देन है। यूरोप में आंदोलन चला था पुनर्जागरण, उसमें ये मांग की थी कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र देनी चाहिए। यह विचारधारा मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानती है। यह कहती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। वो विवेकशील प्राणी है, अपना अच्छा और बुरा जानता है वो, तथा सरकार से ये आग्रह करती है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार तथा कुछ स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिसे किसी भी स्थिति में राज्य द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। यानी ये कहता है कि ऐसे अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, राज्य उनको नहीं छीने। अब हम देखते हैं कि ये जो जॉन लॉक है, इंग्लैंड का रहने वाला, ये उदारवाद का जनक माना जाता है और ब्रिटेन को उदारवाद का घर। जॉन लॉक है, उसने ये सबसे पहले ये कहा था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और समझौते के द्वारा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य बनाया गया। इसलिए राज्य साधन है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का, और ब्रिटेन को हम उदारवाद का घर मानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो ने उदारवाद का समर्थन किया था। अब हम देखेंगे उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उदारवाद अंग्रेजी शब्द लिबरलिज्म, LIBERSIM लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इस लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र। लिबर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। अतः उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है तथा राज्य को सीमित कार्य क्षेत्र सौंपना चाहती है। अब इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है? क्यों उदारवाद आया था राजनीतिक क्षेत्र में? तो सबसे पहले है कि यूरोप में एक व्यवस्था थी, सामंतवाद। इस सामंतवाद का पतन होने लगा था और लोग अपने सामंतों से आज़ाद होने लगे थे, और आज़ादी का स्वाद जैसे इन्होंने नया चखा तो उन्होंने ये मांग करने लगे कि हमें आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरा है निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कई राजा ऐसे निरंकुश थे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आज़ादी नहीं देना चाहते थे, उनको थोड़े अधिकार नहीं देना चाहते थे, तो उनके विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया थी। पुनर्जागरण आंदोलन ये यूरोप में शुरू हुआ था। इसमें कहा था कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और उसको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगला है धर्म सुधार आंदोलन। पहले यूरोप में चर्च का बोलबाला था और चर्च ही एक तरह से राज्य का संचालन करता था, तो धीरे धीरे ये धर्म सुधार आंदोलन चला, जिसके कारण उदारवाद आया। इसके अलावा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था। इस पूंजीपति वर्ग ने यह कहा था कि व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में उनको अधिक से अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद का उदय और विकास कि कैसे उदय हुआ था। तो हमने अभी बात की थी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उदारवाद ने पूंजीपति वर्ग का पक्ष लिया। अब पूंजीपति वर्ग का इसलिए पक्ष लिया कि पूंजीपति जो है वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे, और औद्योगिक क्रांति में वो श्रमिकों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देना चाहते थे, और पूंजीपति वर्ग के उदय ने उदारवाद को उदय किया कि लोगों को अधिक से अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना कारोबार या जो निजी संपत्ति है या कोई निजी काम काज है उसका वो आराम से कर सके उसको। लेकिन साम्यवाद के डर से उसने गरीबों के हित की भी बात की। अब साम्यवाद वो व्यवस्था है जो पूंजीवाद की विपरीत है। ये गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा हित चाहता है और पूंजीवाद अमीरों का हित चाहता है। इसलिए इसको डर था कि कहीं चीन और जो ये सोवियत रूस था वहाँ साम्यवाद था, तो इंग्लैंड अमेरिका इनको लगा कहीं हमारे यहाँ भी मजदूर क्रांति करके साम्यवाद ना ला दें। इसलिए इस तरह से उन्होंने क्या किया था, साथ साथ गरीबों के हित की बात की। वह उदारवाद को लोक कल्याण की अवधारणा का समर्थक भी रहा था कि लोगों की भलाई के लिए भी राज्य को कार्य करना चाहिए। प्रारंभिक जो उदारवाद का उसका स्वरूप नकारात्मक था। यह व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर था और राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहता था।
इसे हम कहते हैं शास्त्रीय उदारवाद, परंपरागत उदारवाद या चीरसम्मत उदारवाद। इस विचारधारा के समर्थक थे बेंथम, जेम्स मिल, स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर। बाद में 19वीं शताब्दी में ये जेम्स मिल इनके पुत्र हुए थे J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने क्या किया था, सकारात्मक उदारवाद का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा था कि जैसे व्यक्ति के जो कार्य हैं निजी, उनमें आप इनको स्वतंत्रता तो दो, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं कि उन निजी कार्यों से दूसरों की यदि स्वतंत्रता बाधित होती है तो उस पर राज्य को अंकुश लगाना चाहिए तथा राज्य को आवश्यक बुराई के स्थान पर सकारात्मक अच्छाई समझा जाने लगा। इन्होंने कहा था कई कार्य ऐसे हैं जिनके करने से, एक व्यक्ति करने से यदि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है तो उन कार्यों में राज्य को प्रतिबंध लाना चाहिए। उदारवाद राज्य को साधन मानती है और व्यक्ति को साध्य मानती है। देखो साधन क्या होता है, साधन होता है कोई भी कार्य करने का तरीका, और साध्य होता है अपना लक्ष्य कि हम कैसे उस कार्य को करने हैं। जैसे आपको एग्जाम में 80% नंबर प्राप्त करने, ये तो आपका साध्य है। अब तरीका क्या, आपका साधन क्या है, चाहे तो आप नकल करके लाओ, चाहे आप दूसरों की कॉपी चेंज करके लाओ, और चाहे अपनी मेहनत से लाओ, ये आपके तरीके हैं, साधन हैं। उदारवाद के उदय में जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी वो थी 1688 के इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इसने उदारवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें क्या हुआ था कि जो पहले राजा निरंकुश होता था, तो इस क्रांति ने क्या किया था कि जो शासन की शक्ति थी वो राजा के हाथ से निकलकर संसद के हाथ में आ गई, बिना किसी रक्तपात के। राजा ने स्वतः ही अपने अधिकार छोड़ दिए, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। अब संसद के हाथ में आ गई तो संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे जनता का भी राज शक्ति में थोड़ा थोड़ा अधिकार प्राप्त होने लगा। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसने व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा देकर उदारवाद का विकास किया। इनका सारे व्यक्ति समान हैं, सारे समान स्वतंत्र हैं, सारे समान हैं और सारे भाईचारे से रहे। तो विद्यार्थियों, आज हमने उदारवाद का अर्थ, उदय और विकास का अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम उदारवाद के जो स्वरूप है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।